बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, लेकिन इलेक्शन कब है इस हवाले से एक जमात तारीख दे रही है। दूसरी जानिब साइफर केस में साबिक़ वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब के जुडिशल रिमांड में 26 सितम्बर तक तोसी कर दी गई है। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, सदर आरिफ अलवी साहब ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करी है, लेकिन क्या इंतखाबात 6 नवंबर को मुमकिन है? आला अदलिया से रजू करने का कहा है इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से। तो ये तो मामला हल हो गया। इसी ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब जो है, देखिए आरिफ अलवी साहब की पोजीशन जो है ना, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, अपना एक बात कर रहा हूँ, और जाहिर है कि बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे जी, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे इस बात पे। ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि तारीख जो है वो अपने आप को बहुत अजब अंदाज में दोहराती है। और मैं जब से हम ये देख रहे हैं मीडिया, या जाहिर है जो मीडिया में नहीं है लोग, वो लोग तो हमसे शायद बहुत ज़्यादा जानते हैं मामलात को। हमें बस मौका मिल जाता है मीडिया पे आके बात करने का। लेकिन आप देखें कि तारीख ने पिछली 2 दिहाइयों में अपने आप को किस तरह से दोहराया है कि जिस पार्टी का सदर था वो अपनी जगह बैठा रह गया, और जो उस पार्टी के वजीर आजम थे वो दोनों अटक पहुंच गए, और सदर पीछे बैठे रह गए। जी, रफीक तारड़ साहब, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी तो रफीक तारड़ साहब तो नहीं गए थे, वो अपनी जगह रहे थे, काफी अरसे तक रहे थे। और मुशर्रफ साहब आ गए थे और नवाज शरीफ साहब अटक में थे। और अब एक अजीब मामला है, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, जाहिर है अपना रफीक तारड़ साहब को। रफीक तारड़ साहब की पोजीशन भी बड़ी अजीब हो गई थी, क्योंकि रफीक तारड़ साहब जाहिर है कि उससे पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ था अदालत के मामलात से। तो रफीक तारड़ साहब की भी कोई तन्हाई थी। अल्लाह ताला उनके बहुत उनसे गुफ्तगू रही है, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए। बड़े ज़बरदस्त, बड़ी उनसे मुलाकातें रही और बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त अपनी ज़ाती हवालों से। और लेकिन आप ये देखें ना कि जब वो उनकी अदालत में भी 2 धड़े थे, तारीख बड़ी अजब है। और जब मुशर्रफ साहब आए तो जो है वो हलफ हुआ पीसीओ, और उसमें मेरा ख्याल है कि उनके साथ के कुछ लोग कुछ जैसे ऐबान शायद रह गए थे, कुछ ने इनकार कर दिया था, क्या हुआ था अल्लाह जाने। लेकिन यह है कि वो भी कुछ ऐसी ही तकसीम थी, प्रॉपर तकसीम थी जो अदालत पे हमला हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब अटक जी, और सदर अपनी जगह मौजूद, और उस वक्त जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारी नज़ारा नहीं था, तो हालात कुछ अजब से ही थे। तो उस वक्त जो है वो, अब आप देखें कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके वज़ीर आज़म अटक में, और वो अपनी जगह मौजूद हैं, और हर तरफ से वो भी मतलब एक अजीब सी सूरत हाल में है। लेकिन ये बात तो तय हो गई
कि वो अपने ओहदे पे रहेंगे। देखिए ये सदर आरिफ अलवी जो हैं, आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से जाएंगे नहीं, वो तारीख गुजर गई, ठीक है। उन्होंने बात पहले की थी कि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनेगा तो तब तक नहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है कि उसके ऊपर वो मीटिंग करेगा, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग करने से पहले ही बहुत से लोग सामने आ गए, बहुत से हमने तजवीज़ सुने तमाम रोज़। उन्होंने तजवीज़ दी है कि ये आप ऐसे करें और ये है कि वरना आप अदालत से रुजू कर लें। तो अदालत में वो फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए एक तोहफ़ा उन्होंने आते ही पेश किया उनको कि जी, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब भी, मैं बताऊँ आपको कोई बात है कि जितना फ़ाइज़ ईसा साहब को मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जो यानी अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है। फ़ाइज़ ईसा साहब, मेरा ख्याल है कि ये एक तो धड़ेबंदियाँ और ये सारा कुछ ख़त्म होगा, और दूसरा ये है कि वो चूँकि इत्तेफाक से उनके जो भी, ये बदकिस्मती के साथ में धड़ा और ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल चूँकि तकसीम है करीब, तो एक बना हम ख्याल, और मैं हमेशा कहता रहा ना कि हम ख्याल अगर एक है तो दूसरा भी तो हम ख्याल होगा ना। अच्छा, तो लेकिन वो जो दूसरा है उसको जो नाम दिया, मैंने नहीं दिया, हमारे ज़ाहिर के कोलीग्स ने उनको नाम दिया आइन पसंद जज और हम ख्याल जज। यानी ये जो जज हैं ये आइन मुखालिफ हैं, और वो जो जज हैं वो आइन पसंद हैं। तो आइन को जो है, ये भी एक अजब तमाशा देखा है इस दौर में, अल्लाह ना करे कि आइंदा ऐसे हो। लेकिन एक बात का मुझे जो है ना बहुत हद तक यकीन है कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, ये जो भी चल रहे हैं ना मामलात, वो इसको अदालत ठीक हो जाएगी। अदालत का ये तासुर ही ख़त्म हो जाएगा कि अदालत में, और वो ये बेंचेस, क्योंकि उन्होंने देखें, अभी भी मेरी तो गुजारिश होगी इंतहाई काबिल एहतराम उमरता बंदयाल साहब से, उन्होंने तारीफ़ वगैरह की उनकी अपने खिताब में, लेकिन यह है कि एक दफ़ा ये उनकी वो क्या कहते हैं, जादू की जप्पी डाल के उनके जो है वो जो भी बात जो भी कुछ हुआ उनको मना लें फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि ज़्यादती फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बहुत हुई, और वो एक दफ़ा होने के बाद अगर ख़त्म हो जाती है ना, वो फिर बेंच बन रहे हैं, फिर वो ख़त लिख रहे हैं, फिर वो मतलब है कि एक बहुत ही तमाशा लगा है। तो इसको वो बराह करम अगर ख़त्म कर दें इस बात को जाने से पहले। मैंने आपसे कहा ना कि ये रह जाती हैं चीज़ें, फिर वक्त गुजर जाता है। आज वो हैं, ज़ाहिर है बहुत शिफ्ट भी हो गए अपनी रिहाइश गाह से, जाने से पहले कुछ करें ऐसा। फ़ाइज़ ईसा साहब को जितना मैं समझता हूँ, फ़ाइज़ ईसा साहब भी कोई बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जी उनको मतलब है कि उनको बार बार ये नहीं, उनको ख़त लिखने पड़ रहे हैं, फिर ख़त हटाए जा रहे हैं, जो मतलब वो ख़त लिख के कह रहे हैं। आप सोचें ना, उससे पहले उन्होंने मैसेजेस भी भेजे हों। तो बहुत अजब तासुर गया है इस पूरे टेन्योर का। तो मैं तो, और ये देखें मतलब है कि इसको ख़त्म करें इस तासुर को। ये उमरता बंदयाल साहब से गुजारिश है, मतलब ज़ाहिर है हम गुजारिश कर सकते हैं, फैसला उन्होंने खुद करना है। ये वो जाने से पहले फ़ाइज़ ईसा साहब को मनाएं, हर सूरत मनाएं, उनके घर जाएं, मिठाई का डब्बा लेके जाएं, केक का डब्बा लेके जाएं, उनको मनाएं। वो नहीं मानते तो भी मनाएं, उनको ज़बरदस्ती मनाएं उनको मनाएं। और इस तरह से जो है ना, इस बुरे नोट के साथ जाना अच्छा नहीं है कि जी फुल बेंच होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं। बड़े ऑनर के साथ जाना चाहिए और बड़े तरीके से उनको जाना चाहिए। हम गुजारिश है हमारी। इलेक्शन कमीशन ने आज कमाल किया, ये एक्सप्रेस को हम कोट कर देते हैं, वैसे तो एक सभी कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। तो नहीं, मतलब है कि यहाँ तो मतलब है कि क्या बाकमाल लोग, बाकमाल सर्विस, सब काम हमारा यही है। वैसे जो खसारा आया है सामने, वो जो बेल आउट मांगा है पैकेज उन्होंने, वो अलग रोल है जी। इलेक्शन कमीशन, ये एक्सप्रेस को जरा कोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, और वो खत जो है वो लिखा है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सर और कहा है कि काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर ना किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। अच्छा, क्या कमाल खाता है, नोट करें आप। वो कह रहे हैं कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। यानी आप आम तासुर है, खत में लिख रहे हैं कि आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इस हुकूमत को चार्जशीट कर दी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है हमारे वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो शायद किसी पार्टी में नहीं थे, बाप पार्टी वगैरह में, मेरा ख्याल से थे, नहीं थे मुझे नहीं पता, कहीं से सेनेटर किसी हो थे। वो कह रहे हैं कि आम तासुर ये है कि निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत का तसलसल है। और एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की और निगरान हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि वो तो साबिका हुकूमत की विरासत लेके चल रही है, इसलिए ऐसे अफराद थे इस तरह। अब मुझे बताएं, अब ये इस वक्त ये निगरान हुकूमत कहां खड़ी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है आम तासुर है कि आम तासुर है। अब मुझे बताएं कि इसमें हमारे इंतहाई मोहतरम फवाद साहब, उनके साथ क्या केसेस बने, क्या नहीं बने, जो भी कुछ हुआ माजी में, या बाकी जो शख्सियात हैं काबीना में, तो ये तो वज़ीर आज़म साहब भी शायद मेरा ख्याल है रहे हैं किसी जमात पे, या शायद नहीं रहे होंगे, और बाकी वज़रा भी शायद हैं किसी न किसी जमात के या नहीं है किसी जमात के। तो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया उन पे, और ये वो आम तासुर है। अच्छा, यानी अब आम तासुर है, अब इस तासुर को कैसे ख़त्म करेंगे? वो देखें ना, वो इस तासुर को कैसे ख़त्म करेंगे? वो कभी मिल रहे हैं, यानी कभी पहुंचे होंगे मियाँ साहब से मिलने। अच्छा, वो हवा के झोंके के साथ साथ जो है ना, मतलब एक कहीं से कोई बटन ऑन होता है, उधर चल पड़ते हैं सारे, उधर हवा चलती है उधर चल पड़ते हैं। तो वो जो है वो ये इलेक्शन कमीशन खातिर, अब इसका यकीनन हुकूमत जवाब तो देगी, जवाब देना चाहिए इसका, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि काकड़ साहब इसका जवाब दें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का खत है और ये तो बड़ी अजीब सा अजब सा खत है। जो बात है ना इलेक्शन करवाना, इसकी तारीख के हवाले से इस पर कोई दो आरा नहीं है कि ये इलेक्शन, ये जो तरामीम आ चुकी हैं सारी और सारा जो भी कुछ हुआ है, तो डेट तो इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस करनी है। सदर ने तजवीज़ दी है, और तजवीज़ दे के मेरे ख्याल से एक उसको कहते हैं ना, एक मिठाई का डब्बा आगे, एक फाइज़ साहब की अदब के जी वो फैसला करेंगे अदालत में। अच्छा, और साथ ही हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने, यानी आरिफ अलवी साहब को जवाब तो बाद में देंगे, पहले तो हुकूमत के बारे में लिख दिया आम तासुर ये कि आप पिछली हुकूमत के तसलसल हैं। अच्छा, तो ये एक नया कट्टा खुला है, आम तासुर है। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है ये कमाल देखें, हमारे मुल्क में जो है ना वो मतलब है कि वो कल तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है। अच्छा, आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज का एक हमेशा स्टांस रहा है कि मियां साहब इलेक्शन से 1 महीना पहले आएंगे जी, और इलेक्शन से ऐसे ही है ना, हमेशा कहते रहे कि 1 महीना पहले आएंगे और इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। कल ऐलान हुआ है अक्टूबर में आ रहे हैं, आज ऐलान कर दिया उन्होंने कि नवंबर में इलेक्शन होगा। इसका मतलब है क्या मियां साहब को पता था कि नवंबर की डेट आने वाली है? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल भाई, इलेक्शन जो है वो अगर होना है मार्च में, सर बिलावल साहब ने भी सॉरी कहा है इलेक्शन होना है जनवरी के आखिर में या फरवरी, ये चल रही है ना बात, जनवरी के आखिर में होना है, फरवरी में होना है, जब भी होना है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी गालिबन इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। अच्छा, क्यों शुरू की है ये भी एक, अगर इलेक्शन अभी नहीं हो रहा, पहले उन्होंने कहा था 90 दिन में करवाएं, लेकिन फिर थोड़ा सा स्टांस चेंज हुआ, उन्होंने कहा 90 दिन में करवाएं, 120 दिन में करवाएं, 200 दिन में करवाएं, 900 दिन में करवाएं, हम ही जीतेंगे। नहीं, मतलब हम ही जीतेंगे, यही बात हो रही है, जितने दिनों में करवाएं, पहले तक नहीं 90 दिन, तो थोड़ा सा वो जाहिर है तब्दीली आती है सियासी मामलात पे। लेकिन इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है अक्टूबर में आने का। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इल्म होगा, लेकिन ये तो उनको इल्म होगा कि कोई इलेक्शन का ऐलान सदर करने वाली, तो आम बात चल रही थी कि ऐलान कर देंगे सदर, और सदर जो है नवंबर की डेट का ऐलान करेंगे और इस तरह करके कर देंगे, तो उन्होंने शायद, लेकिन फिर क्या उनके भी वाकई जहन में आया कि यार हो सकता है, या अगर ये फरवरी में हो रहे हैं इलेक्शंस या जनवरी के एंड में हो रहे हैं,
तो फिर उनके यकीनन ज़हन में ये होगा कि उस वक्त तक ये कानूनी पेचीदगियाँ और ये सारे मामले। लेकिन इस वक्त सारी ही पार्टियों को एक मसला है दरपेश, और वो ये है कि एक इससे बिल्कुल मुतवाज़िन एक और काम हो रहा है जिसका ताल्लुक जो है वो सियासत से नहीं है बल्कि रियासत से। जी। जैसे मर्दमशुमारी, ये तो रियासत का काम है ना कि आपको पता तो चले कि हल्का बंदियाँ कितनी हैं और आपकी जो है वो आबादी कितनी है और कैसे आपने करना। लेकिन उसके साथ जो दूसरा मामला चल रहा है वो चल रहा है ये एहतिसाब का, और जिसके ऊपर अभी तक चेयरमैन नैब आ तो गए हैं सर, लेकिन चेयरमैन नैब एक्टिव नहीं हुए। भी एक्टिव से मुराद ये कि वो अपने वो क्या कहना चाहिए वार्म अप हो रहे हैं। ठीक है, वार्म अप हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोग पिछली नैब के जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं या उनसे लिए जा रहे हैं या छांटी हो रही है, क्या हो रहा है। इस्तीफा देता थोड़ी है कोई, इस मुल्क में कोई इस्तीफा देता है। अच्छा, तो वो उधर नैब में जो है वो तैयारी हो रही है। ठीक है, और नैब तरामीम के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जाने से पहले जो रिजर्व फैसला है वो देना है। और साथ ही आज जो मनी चेंजर्स की तरफ से कहा गया है कि जी ये छापे वापे जो भी कर रहे हैं सिलसिले विसले, इसको बैठ के बात करते हैं तो ये $250 का डॉलर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हालांकि वो प्रॉपर नहीं हुआ काम जो होना है ना, उससे उससे पहले ही $250 की उनकी ऑफर आ गई है। लेकिन ये है कि ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुएं में जब तक कुत्ता पड़ा हुआ है तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पहले आप अपने घर को साफ करें। यानी बिल मेरा ज़्यादा आ रहा है, और ज़्यादा क्यों आ रहा है कि वो पिछली गली में वो 10 जो तारें लगाई हुई हैं लोगों ने, तो उसका खसारा पूरा यहां से हो रहा है जी। बिल यहां ज़्यादा आ रहा है, वो बिजली वहां खर्च हो रही है और वो खूंटे डाल के उनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, और वो पैसे डाल वो सारे ये काटना शुरू कर दिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी बुनियादी होती हैं ये चीजें, बड़ी बुनियादी चीजें हैं। मेरा बिल ज्यादा, मेरा बिल ज्यादा, आपका बिल ज्यादा, उनको पता चल रहा है जी लोगों को। अच्छा, वो पीछे जनाब पूरी बस्तियों में जो है वो पैसे पकड़ के लोगों को उनके घरों में एसी भी चल रहे हैं, टीवी भी चल रहे हैं 24 घंटे। तो एक तो ये है कि ये पकड़ धकड़ अभी होनी है उसके बगैर इलेक्शंस, और उसमें फिर वही बात, तमाम पार्टियों में लोग मौजूद हैं। ये नहीं कि तमाम पार्टियां। सर, आर्मी चीफ के उस स्टेटमेंट पे गहरी नजर रखें, गहरी नजर, उसकी जो बात है ना उस पर गहरी नजर रखें। ये बात उनको कहने की जरूरत पेश आई कि तमाम पार्टियों में करप्ट अनासिर हैं। ये नहीं कि तमाम पार्टियां करप्ट हैं, तमाम पार्टियां तो सवाल ही, उनमें करप्ट अनासिर हैं। तो जो करप्ट अनासिर हैं तो फिर क्या करना है उनको शोकेस में सजाना है, उनको मतलब क्या, उनको क्या करना है, जबरदस्ती करना है ना, तो वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये और उसमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म भी रिमांड, ये देखें, मैं इसके ऊपर बात ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता इसके ऊपर कि वो कहते हैं ना, मतलब है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड जो होता है ना, तो वो जो आज कभी उनके लोगों से बात होती है मेरी, मैंने उनसे भी एक दफ़ा बात की थी। मैंने कहा था जी आप इंटरव्यूज़ ना दिया करें ज़्यादा, तो उन्होंने बात नहीं सुनी थी। फिर आप कहते हैं कि यार चलो, हमने कहा रोज़ जो बात कर रहे हैं ना, ये हर रोज़ किसी इसमें, और जो लोग आपकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग से मुराद ये कि कैमरामैन मंगवा रहे हैं आप, ये आगे पीछे दाएं बाएं सोशल मीडिया, मतलब थोड़ी सी खामोशी तैयार कर लें। देखें हालात किस तरफ जाते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी में और बाकी चीज़ों में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा माहौल ना बनाए जिसके नतीजे में
लोगों के जहनों में एक इस तरह की बात पैदा नहीं, आराम से होगा, जब भी होगा हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और ये लेकिन जब बहुत, और मैं अभी भी साइफर का मामला अपनी जगह जो भी हो, ये मेरा ख्याल है कि 9 मई सबसे खौफनाक वाक़या है जिसमें बिल्कुल ऐसे वो कह रहे हैं रियासती लोग कहाँ एहतजाज करते। अच्छा, तो इशू ये है कि भाई वॉर ऑन टेरर शुरू कर दी, फर्ज करें वॉर ऑन टेरर हो रही है, एंटी वॉर लॉबीज हैं सर, वो कहाँ मुजाहरा करते हैं? वो मुजाहरा कहाँ करते हैं? व्हाइट हाउस के सामने। वो पेंटागन पे नहीं घुस जाते। मतलब देखें, बात ये सारी कि इस तरह ये कुछ अजब सा मामला हुआ है, ठीक है, और वो उसको वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इलेक्शंस की तरफ इनको कहते भी रहे हम कि इसको, हालात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, इलेक्शंस पुरअमन तरीके। अब लोग अल्लाह करे जो बेगुनाह हैं वो बाहर आएँ, उनकी ज़मानतें हों जिस तरह जो हैं, मतलब ये कहीं कितने लोग हैं अंदर, क्या हैं, क्या मामला है। लेकिन 9 मई जो मैंने पहले भी बात की थी ना, कि 9 मई का वाक़या जो है ना, ये सिंबॉलिक इमारतें तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन शोहदा के साथ और बाकी जो कुछ हुआ वो बड़ा काबिले मजम्मत तो नहीं कहूँगा मैं, वो एक दुख होता है ना कि आपको कहते हैं आप यार इसको बस भूल जाएं, इस वाक़े को शायद हम भूल जाएं, अपने जहनों से निकाल दें कि कभी ऐसा हुआ है। तो ये 9 मई को मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ कि बदकिस्मत वाक़या है। लेकिन उधर मियाँ साहब जो वापस आ रहे हैं, तो मियाँ साहब के तो अपने पार्टी के अंदर बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामला हैं। मियाँ साहब जो हैं वो पहले भी काफ़ी हद तक डिस्कनेक्ट रहे अवाम से जी, और वो जो हैं वो, अब मुझे नहीं पता कि जिन लोगों से मिलते हैं वो सब अच्छा है कि खबरें देते होंगे या वो मीडिया को ही देखते होंगे, और वो शायद उनको लगता हो कि मीडिया बहुत आज़ाद है इस वक्त, उनको लगता हो सकता है हमें इख्तलाफ हो उनकी राय से कि मीडिया मुकम्मल आज़ाद नहीं है, तो मीडिया पे उनको सिर्फ हरा हरा चुके नज़र आ रहा है। मतलब ये कि ग्राउंड रियलिटी शायद उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है जी, जितनी अच्छी वो तसव्वुर कर रहे हैं। और मतलब है कि इसमें बहुत सारे मामला उठेंगे ना सामने, मतलब वो जब उनके भाई ने ज़मानत दी हुई है, ये फिर ये फाइज ईसा साहब का भी कोर्ट का इम्तहान होगा, फिर ये सारी मामला, फिर अंदर तकसीम है बड़ी वाज़ेह, ठीक है। और तकसीम इसलिए है कि उनका जो अगर आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो मैंने नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब खुद कह के गए हैं कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। जी, तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ अगर तारे हैं आंखों के, तो फिर शहबाज शरीफ ही तारे हैं ना, तो फिर मियाँ साहब तो फिर कैंपेन चलाएंगे, या कैंपेन मतलब है कि फैसला उन्होंने खुद करना है यकीनन, और मैं समझता हूँ कि बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे वो यकीनन। कानूनी माहिरीन लोग मिलते हैं उनसे जाके और वो ओपिनियन लेते हैं। ये तो मैंने मजान बात की ना कि ग्राउंड रियलिटीज़ वाली बात, लेकिन शायद उनको ये जो हकीकतन जो इस वक्त मुल्क का हाल हुआ है ये पिछले 16 महीनों में, उससे पहले भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं था, मगर यहाँ तो 4 चांद जो लगे हैं 16 महीनों के अंदर, जिसका कोई बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी ये निगरान हुकूमत के भी गले पड़ गया तो शमशाद अख्तर साहबा कहती हैं मुझे पता होता मैं तो आती ना। वो बात उन्होंने सही की, क्योंकि इतना ज़्यादा शायद उनको ना अंदाज़ा हो कि इतनी गड़बड़ है। सुने, और फिर उसके बाद ये जो 16 महीनों का उनका जो रिकॉर्ड है, करप्शन के केसेस बहुत से हैं, इस दौरान भी बहुत कुछ होता रहा है। उनकी वज़रा जो ज़ाहिर कोलिजन गवर्नमेंट थी, कैसे हुआ, सिंध हाउस में कैसे, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत गई, मगर उस नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी पैसा वैसा तो चला ना। तो बात ये सारी कि वो अब और फिर उसमें डॉलर नहीं काबू आया, चीज़ें नहीं काबू आई, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्हीं के दौर में सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा तो मीडिया के लोग ही नहीं है, कौन अरशद शरीफ, ये बातें तो देखें, बरसी आ रही है अरशद शरीफ की, अरशद शरीफ शहीद की पहली बरसी अगले महीने, इमरान रियाज खान, बाकी लोग बेशुमार। तो ह्यूमन राइट्स को तो है पता ही नहीं मैं कौन है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का हाल था।
ऐसा कोई ज़बरदस्त किस्म का रोल नहीं प्ले उन्होंने किया कि जो लोग कहें कि अच्छा जी जाओ और जाके ज़बरदस्त तरीके से पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा, ख़ास तौर पे जब आप कहें कि जी हमने इत्तेहाद भी किसी के साथ नहीं करना। तो ये कॉम्प्लेक्स है सूरत हाल। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने कैंपेन तो शुरू कर दी है, लेकिन ये है कि वो आगे क्या उनका पेचा पड़ने वाला है नून के साथ, क्योंकि वो नून को ही कह रहे हैं ना कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एक जमात को दी जा रही है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब गालिबन ये होता है इस मुल्क में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हो वो लेवल, हाँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो बाहर होता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती जो इस्टेब्लिशमेंट ये है इस मुल्क में। ये नहीं होता कि बराबर का मुकाबला, ये कि दस्ते शफकत किसके सर पे है वो लेवल प्लेइंग फील्ड उसको कहा जाता है। तो ये चूंकि इस वक्त एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा मतलब उसका एकदम से दोबारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तो उसके काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लेकिन क्या पब्लिक में भी बेहतर हुए हैं ये तो एक बात का, इलेक्शन जब सजेगा मैदान तो पता चलेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी को तो आपने बिल्कुल ही बांध के रख दिया ना, और वो खिलाड़ी उसकी टाइमिंग्स उस पर अभी तो ये रिमांड ही चल रहा है ना, लेकिन साइफर के अंदर शायद जो मैंने पहले भी बात की थी ना, साइफर में तेज़ी आ रही है, साइफर का और साइफर के मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 9 मई के हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन और JIT और 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन वाला वो भी चल रहा है, वो तो है चल रहा है उसमें सज़ा में, लेकिन ये कि ये जो है ना साइफर वाला ये बाकी मामला भी तेज़ी से चल रहे हैं। बस देखते हैं आगे सियासत में क्या होता है, हम नहीं जानते। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तो एक केस बना था, नवाज शरीफ साहब किस्मत के धनी है, देखें ना 2 दफ़ा वो गए हैं और दोनों दफ़ा वो उनकी वापसी हुई है, और जो है वो देखें आगे क्या होता है। और उन पे भी वही था, इसी किस्म का मुकदमा था जिसमें कैपिटल पनिशमेंट, हाईजैकिंग, तो लेकिन वो बहरहाल देखते हैं सियासत में क्या किस तरह मामला जाता है। लेकिन असल मामला ये है कि अच्छा ये आर्मी चीफ की टर्की का जो दौरा है ना, इसको इस पर भी नज़र रखें जरा। ये स्ट्रेटेजिक जो सूरत हाल पैदा है ना इस वक्त, पूरा स्ट्रेटेजिक मामला, रीजनल मामला, टर्की के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर, अरब ममालिक बहुत से, चाइना। प्रेसिडेंट पुतिन का पाकिस्तान का दौरा हो सकता है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके प्रेसिडेंट पुतिन का पाकिस्तान का दौरा हो सकता है। ठीक है, इस पर जानेंगे मजीद आपसे नाज़रीन। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आपने कहा कि 9 नवंबर को अब इंतखाबात होना मुश्किल है। नहीं, नामुमकिन है। 9 नवंबर को तो सब मतलब मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन अब ये भी देखना है कि बिल्कुल ख़त लिख देता है जवाब में, या वो मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें उससे पहले ये जो आपकी हल्का बंदियाँ और ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो तो उसकी एक डेट है लोगों के जहन में कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में इलेक्शंस होंगे उस वक्त, ठीक है ना। उससे पहले तो ये सारे मामला होंगे करेक्ट, तो फिर आपने आगे जाना है ना। अच्छा, तो अब उसमें लेकिन असल में यही है कि आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ज़रा ये टर्की में जो आर्मी चीफ की मुलाकात है और उसके बाद और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामला हो रहे हैं। अच्छा, ये इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा था कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो जो है वो मुलाकात हुई है और वो किम जोंग इनकी मुलाकात हुई है और वो प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है। और वो जो मेन उनका स्पेस पोर्ट है, ठीक है, बिल्कुल, यानी स्पेस पोर्ट वो जगह जहाँ से उनकी स्पेस शटल्स या जहाँ से वो लॉन्च करते हैं, रशिया जो अपने खला में जो रॉकेट्स वगैरह उनके जाते हैं, तो वो बिल्कुल फार ईस्ट में अगर हम मैप पे देखें तो बिल्कुल वोस्तोशनाए कोस्टोद्रोम उनका स्पेस, जहाँ से स्पेस शटल्स उनकी लॉन्च होती हैं। अच्छा, इससे पहले अगर एक हम मैप में देखें तो इनका एक जो है वो बैकोनोर
कॉस्मोड्रोन एक इनका बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो काज़ाकिस्तान में है। वो काज़ाकिस्तान में है। ये जो है ये बिल्कुल फार ईस्ट में है। तो ये जो काज़ाकिस्तान में इनका बना हुआ था, ये तो काज़ाकिस्तान को ये कोई 115 मिलियन डॉलर साल के उनको लीज पे काज़ाकिस्तान को पे करते थे। या जो काज़ाकिस्तान ये सारी रियासतें जब सोवियत यूनियन के अंदर होंगी तो उस वक्त तो ये सारे के सारे जो हैं वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तो उन्होंने वहाँ पे बना लिया था। लेकिन उसके बाद ये प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल से 2011-12 में इसको कहा कि वहाँ पर एक बिल्कुल एक कोने में बनाए। ये देख रहे हैं काज़ाकिस्तान में एक है, और एक तो काज़ाकिस्तान में जो था वो तो फिर उनसे लीज पे एक इनका एक और भी है, लेकिन जो मेन है अब वो बन गया है जो कि बिल्कुल फार ईस्ट में है। तो काज़ाकिस्तान से भी लॉन्च वगैरह करते हैं ये सैटेलाइट मुख्तलिफ, लेकिन ये है कि वो लीज पे लिया हुआ है, ठीक है, रशिया ने, और काज़ाकिस्तान को पे करना पड़ता। तो वहाँ वो चले गए नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ, और वहाँ जाके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक तो उन्होंने बात की ये टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के जो प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर बात की। जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो है वो एक खातून भी नज़र आई मीडिया में, और वो जो खातून हैं वो उनके बारे में किताब शाई हुई है अभी चंद रोज़ पहले, और उस किताब का नाम है सिस्टर। अच्छा, सिस्टर उस किताब का नाम इसलिए है कि वो जो है ये इनकी बहन है, ठीक है ना, किम जोंग इन की बहन है, ठीक है। और ये इनके बारे में किताब का जो टाइटल है कि द मोस्ट डेंजरस वुमेन इन द वर्ल्ड के नाम से सुंग वोंग ली की किताब शाई हुई है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि ये अब एक तो अपने भाई के साथ रहती हैं। जब इन दोनों के वालिद का, जो कि इनसे पहले प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया 2011 से, जब से इन्होंने संभाला, तो उस वक्त ये स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रही थी, फिर भाई के साथ आ गई। तो ये सारी समिट्स में, सारे जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं नॉर्थ कोरिया में, उसमें ये अपने भाई के साथ नज़र आती हैं। तो ये भी वहाँ पे हैं। अच्छा, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनकी टेक्नोलॉजी के सारे जो लोग हैं, उनके सारे वो सारे के सारे रशिया पहुँचे हुए हैं, ठीक है, और उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। और इसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि अब इसमें हथियार जो पहले तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ये अंदाज़ा था कि शायद जो जो स्टॉक पाइल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं रशिया के पास, और वो एक मतलब पिछले एक साल में कोई उन्होंने कोई 10 मिलियन के करीब जो है वो फायर किए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ शेल्स, आर्टिलरी शेल्स तो मस्ट है ना। एक तो आपको ऊपर की टेक्नोलॉजी मिसाइल विजाइल ये वो, लेकिन आपको जब ये ज़मीनी जंगें होती हैं तो इसमें ये शेल्स, बुनियादी शेल्स जो है ना, ये टैंक में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें यह है कि वो अब नॉर्थ कोरिया से वो ले रहे हैं गालिबन स्ट्रेटेजिक हर जगह पे उन्होंने, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जितनी शैतानी तागुती कुव्वतें हैं उसमें जो पुतिन लड़ रहे हैं, हम पुतिन के साथ हैं। 100 साल भी जंग जारी रहेगी तो शुमाली कोरिया साथ होगा। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी जो मतलब है कि क्योंकि सोवियत यूनियन ये कोल्ड वॉर में भी बहुत क्लोज रहा है, यानी नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम है ना, वो अगर इंटीग्रेट होता है ना किसी सिस्टम के साथ तो सबसे ज्यादा सोवियत यूनियन के साथ होता है। ये प्रॉब्लम जो इंडिया में पेश आ रही है ना कि कुछ वो उधर से लिया हुआ है, कुछ उधर से लिया हुआ है, एक दूसरे के साथ मैच, एग्जैक्टली, मतलब आईफोन के साथ जो है वो उसको जो है वो सैमसंग को जोड़ दिया, सैमसंग के साथ ऊपर किसी और का पुर्जा लगा दिया, हुआवे को लगा, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो वो चूंकि सिस्टम उनका बिल्कुल ऐसे है कि वो एक ही तरह से सोवियत यूनियन से ही उन्होंने लिया हुआ है, और लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन पे डिपेंडेंट थे। अब 97% तिजारत उनकी चाइना से होती है, तो चाइना के क्लोज हैं। तो चाइना ने खामोशी से कहते हैं ना आंख मारी होगी तो ये मीटिंग्स हो रही है ना सारी। तो और उसमें जो है वो ये है कि जो वोंग ली है वो रशिया का भी दौरा कर रहे हैं कमिंग डेज के अंदर। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जंग फंस गई है यूक्रेन की, क्योंकि इस यूक्रेन की जंग में अब एंटर नॉर्थ कोरिया का मतलब ये है, और नॉर्थ कोरिया ने बल्कि उनके जब ये पहुंचे हुए थे वहाँ पे मुलाकात कर रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन से, तो इसी दौरान उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर हुए पीछे से, और उससे ये मैसेज उन्होंने दिया किम जोंग उन ने कि मेरी एब्सेंस में भी मेरी फौज पीछे अलर्ट है। यानी ज़रूरी नहीं कि मैं हूँगा तो वहाँ से
हमारे देखो सारे लोग यहाँ पे डिफेंस के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पुतिन के साथ, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, सब कुछ है, उन्होंने मिसाइल 2 बैलिस्टिक मिसाइल चला दी, पावर शो कर दिया। तो ये अब जंग इससे निकलना है, अमेरिकन को निकलना है, इस जंग से निकलना है। क्योंकि जो मैं फॉक्स को कोट कर रहा हूँ, फॉक्स के नीचे इसमें उन्होंने पेपर्स वगैरह दिए हैं, आज उनको मिल गए हैं पेपर्स, तो फॉक्स न्यूज़ ने फिर आज ये जो 8th स्लाइड है इसके नीचे सारे वो लेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, लोग अगर देखना चाहें कि व्हाइट हाउस कंफर्म्स मोर देन $100 बिलियन स्पेंट ऑन यूक्रेन वॉर। $100 बिलियन अभी तक यूक्रेन पे खत्म हो गए, खर्च हो गए। और उससे पहले जो 9th स्लाइड है, कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट, उन्होंने कांग्रेस ने 113 बिलियन एड 2022 में, तो ये कहीं फंस गई है, कहते हैं ना जंग फंस गई है किसी जगह जाके कि क्या इसको कितना। और इसीलिए जो इसमें जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स जो है वो ज़ाहिर है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, आप समझ लें कि एक तरह से डीप स्टेट्स का ही होता है। तो उन्होंने फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और वो आर्टिकल जो है वो ये है कि उस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये है कि विल द वेस्ट अबैंडन यूक्रेन। क्या बात है, अच्छा जी। वो कह रहे हैं कि जो कीव है इट मस्ट प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल चेंज ऑफ हार्ट इन अमेरिका एंड यूरोप। हो सकता है हमारा दिल बदल जाए, तो यूक्रेन को तैयार रहना चाहिए कि अगर मगरब ने उनको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो अच्छा मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि एक ख़ास मरला ऐसा आएगा कि, और उसमें फिर इकोनॉमिस्ट के अंदर जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि यूरोप नॉट अमेरिका इज़ नॉट यूक्रेन्स लार्जेस्ट बैकर। अच्छा, हमें अमेरिका नहीं पैसे दे रहा बल्कि यूरोप दे रहा है, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो 19 स्लाइड है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि यूरोप में भी फटीग आ रही है ना, एक मतलब एक जंग छिड़ गई है, उसको सर पे नहीं हो रहा। शुमाली अब एंटर नॉर्थ कोरिया भी हो गया उसमें, अभी वो था कि जी मतलब ख़त्म हो रही है शेल्स, ये हो रहे हैं। अच्छा, साथ साथ उन्होंने यहाँ पे वो 105 ये बयान कर रहे हैं कि जी 105 जगहों पे आज उन्होंने हमारे उड़ा दिए हैं। ये गार्डियन कह रहा है, ये 14 स्लाइड कीव कह रहा है कि 14 स्लाइड 105 यूक्रेनियन पोर्ट फैसिलिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं डैमेज हो गए हैं 18 जुलाई से, जब से ये मुआहदा हुआ है, मुआहदे से निकले हैं ग्रेन के उससे। तो बात ये सारी कि ये तो जंग को अब कहीं पे रोकना है। अब किसी को चाइना आ जाए इसमें टर्की आ जाए, इसमें सऊदी अरेबिया आ जाए, इसमें कोई ना कोई ऐसा मुल्क जो कि एक्सेप्टेबल हो सबको, वो बैठ के इस जंग को खत्म करवाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और कोई विन विन रास्ता निकले सर, ये नहीं भी ना कि ये हार गए वो जीत गए, कोई विन विन चीज निकले, क्योंकि ये जंग जो है ना अब ये खिंच गई है जंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसका हल जरूरी है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नॉर्थ कोरिया इसमें दाखिल हो गया, तो ये तो अगले 100 साल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दूसरे मुल्क शामिल हो जाएंगे। और नॉर्थ कोरिया की तिजारत भी एक तरह से खुल गई है ना, रशिया ने जब उसके साथ स्टार्ट कर दी अपनी डील, तो फिर उसके बाद दूसरे मुल्क भी देखने के अच्छा हम भी नॉर्थ कोरिया से जाहिर सी बात है, दीगर जो ममालिक है वो भी फिर रास्ता खुला है ना, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।